आफ्टर 30 डेज क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट एट द रेट 10%। 10%। इंटरेस्ट पे करना होगा एट द रेट 10%। अच्छा, ये किस डेट से देना होगा इंटरेस्ट? डेट ऑन विच द ग्रेचुटी बिकम्स पेबल। कब से देना होगा इंटरेस्ट? जिस डेट से ग्रेचुटी पेबल हुई उस दिन से इंटरेस्ट देना होगा। डेट ऑन विच द ग्रेचुटी बिकम्स पेबल। और कब तक देना होगा? टू द डेट ऑन विच इट इज पेड। जब तक ग्रेचुटी पे नहीं करते तब तक का इंटरेस्ट देना होगा। प्रोवाइडेड दैट नो सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल। No such interest shall be payable if the delay or in the payment is due to the fault of the employee। अगर गलती किसकी है? एम्प्लॉय की है, तो एम्प्लॉयर इस केस में इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। एंड द एम्प्लॉयर हैज obtained परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। भाई गलती एम्प्लॉय की थी और एम्प्लॉयर ने किससे परमिशन ले ली है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी से परमिशन ले ली है फॉर द डिलेड पेमेंट ऑन। सर एक बार आप उससे ऊपर वाला राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयज वाला थोड़ा सा टॉपिक समझा दो। राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ। द एम्प्लॉयर, यही वाला। देखो सीधी सी बात है, एम्प्लॉय को ग्रेचुटी लेनी है तो जो एम्प्लॉय एलिजिबल है ग्रेचुटी लेने के लिए वो एप्लीकेशन देगा किसको? एम्प्लॉयर को। शेल सेंड, कंपलसरी है उसके लिए भेजना एम्प्लॉयर को कि भाई मेरी ग्रेचुटी बनती है मुझे दो। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में जो एम्प्लॉय ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है वो एम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट के टाइम पे अपने सुपर एनुएशन के टाइम पे वो अप्लाई करेगा एम्प्लॉयर के पास फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुटी की। कहेगा भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी जॉब मैं छोड़ रहा हूँ, आई नीड ग्रेचुटी। रूल 7 of the Payment of Gratuity Act Rules 1972 provides the application shall be made ordinarily within 30 days। कि कितने दिन के अंदर एप्लीकेशन लगानी हो? 30 दिन के अंदर। 30 days। फ्रॉम द डेट ग्रेचुटी बिकम्स पेबल। जिस डेट को ग्रेचुटी पेबल होगी उससे 30 दिन के अंदर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास एप्लीकेशन लगाएगा, भाई मेरी ग्रेचुटी दो, मैं रिटायर हो गया, मेरे टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो गया, अब मुझे ग्रेचुटी चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एनुएशन रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। इसमें एक चीज और बताई गई, कहते हैं आपको रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन होने की वेट करने की जरूरत नहीं है। आप उससे पहले भी, आप 30 दिन पहले, रिटायरमेंट से 30 दिन पहले, सुपर एनुएशन से 30 दिन पहले भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। 30 दिन पहले तक एप्लीकेशन लगा सकते हो, रिटायरमेंट से 30 दिन पहले तक एप्लीकेशन लगा सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के लिए डन बच्चों। तो रिटायरमेंट के बाद भी 30 दिन है और रिटायरमेंट से पहले भी 30 दिन। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? तो ऑर्डिनरली तो होता यह है कि रिटायरमेंट के बाद जब ग्रेचुटी पेएबल हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन लगानी होती है। लेकिन क्या पहले लगा सकते हो? यहाँ पर बिफोर भी लिखा हुआ है, क्या पहले एप्लीकेशन लगाई जा सकती है? आंसर इज यस। ऊपर तो था शैल बी मेड विद इन 30 डेज, यहाँ पर क्या है? बिफोर 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सुपर। वो बाद वाले 30 दिन है, रिटायरमेंट के बाद वाले 30 दिन में अप्लाई करना होगा। और यहाँ रिटायरमेंट से पहले 30 दिन में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर नॉमिनी, इन केस डेथ हो जाती है अगर एम्प्लॉय की, तो कौन एप्लीकेशन लगाएगा? नॉमिनी लगाएगा। नॉमिनी। अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल ईयर लगाएगा। ये कह रहे हैं वैसे तो इसके लिए फॉर्म भी बता रखा है किस फॉर्म में आपको एप्लीकेशन भर के देनी होगी, बट फिर भी अगर आप प्लेन पेपर पे भी एप्लीकेशन दे देते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो फॉर्म है, इसका फॉर्म भर के देना होगा एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए ग्रेचुटी के लिए। लेकिन अगर आप प्लेन प्लेन पेपर पे भी अप्लाई कर देते हो तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एप्लीकेशन में बी प्रेजेंटेड टू द एम्प्लॉयर आइदर बाय पर्सनल सर्विस, वही या तो खुद जाके दो या फिर पोस्ट रजिस्टर्ड भेजो। पोस्ट से भेजो, जिसमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाए आपको कि हाँ आपने दिया एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। फाइंड आफ्टर द पीरियड ऑफ 30 डेज मेंशन above shall also be entertained by the employer if the application adduces sufficient cause। सीधी सी बात है, कह रहे 30 दिन के बाद भी एम्प्लॉय एप्लीकेशन लगा सकता है। वैसे तो 30 दिन का टाइम था एप्लीकेशन लगाने के लिए, ग्रेचुटी की डिमांड करने के लिए 30 डेज का टाइम था, लेकिन उसके बाद भी एम्प्लॉय अगर एप्लीकेशन लगाना चाहे तो लगा सकता है। बट सफिशिएंट कॉज शो करना होगा, कारण बताना होगा कि भाई आपने एप्लीकेशन लेट फाइल की तो क्योंकि आपको तो 30 डेज में करनी थी ना। अगर आपने 30 डेज से ज्यादा लिए तो क्यों लिए, आपको उसका रीजन देना होगा फॉर द डिले इन प्रेफरिंग द क्लेम। कि भाई जो क्लेम फाइल किया आपने, जो ग्रेचुटी की डिमांड की है आपने, उसमें जो डिले हुआ है 30 दिन की जगह आप लेट फाइल कर रहे हो एप्लीकेशन,
क्यों लेट फाइल कर रहे हो, इसका आपको सफिशिएंट कॉज रीजन देना हो। पहले एंड में देख लेते हैं। देखो, अगर ग्रेचुटी को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, चाहे वो अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी को लेकर डिस्प्यूट है कि वो कह रहे हैं भाई 5 लाख बनती है, एम्प्लॉयर कहता है नहीं 6 लाख बनती है, नहीं एम्प्लॉयर कहता है 4 लाख बनती है, एम्प्लॉय कहता है 5 लाख बनती है। अब दोनों में क्या हो गया, डिस्प्यूट। एम्प्लॉय कह रहा है ज्यादा बन रही है, एम्प्लॉयर कह रहा है कम बन रही है ग्रेचुटी। और एडमिसिबिलिटी ऑफ क्लेम की क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर इनमें से किसी भी बात पे डिस्प्यूट है तो क्या करेंगे, डिस्प्यूट के लिए किसके पास जाएंगे। इफ द क्लेम फॉर ग्रेचुटी इज नॉट फाउंड एडमिसिबल, द एम्प्लॉयर shall issue a notice in the prescribed form to the applicant, employee, nominee, or legal heir, as the case may be, specifying reasons why the claim for gratuity is not considered as admissible. अब मान लो कोई एम्प्लॉय आया, उसको नौकरी करते हुए सिर्फ 4 साल हुए थे, 4 साल बाद रिटायर हुआ और रिटायर होते ही ग्रेचुटी की एप्लीकेशन लगा दे। अब कंपनी कह रही है भाई आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल नहीं हो, एडमिसिबल नहीं है आपकी एप्लीकेशन, तो क्या कंपनी उसे इन्फॉर्म करेगी? यस, कंपनी रीजंस बताएगी कि भाई इस वजह से आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, इस वजह से आप आपकी जो एप्लीकेशन है दैट इज नॉट एडमिसिबल। इसका नोटिस देगी कंपनी एम्प्लॉयर को। A copy of the notice shall endorsed to controlling authority। इसके अलावा इस नोटिस की कॉपी किसको देनी होगी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी देनी होगी। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट देखो। इफ द डिस्प्यूट्स रिलेट्स as to the amount of gratuity payable, the employer shall deposit with the controlling authority such amount as he admits to be payable by him. According to section 4(7) subsection 4 clause E, the controlling authority shall pay the amount of deposit as soon as may be after a deposit is made। मान लो डिस्प्यूट है, किसको लेकर डिस्प्यूट है, अमाउंट amount ऑफ of gratuity ग्रेचुटी को। payable. एम्प्लॉयर कहता है 4 लाख बनती है, एम्प्लॉय कहता है 5 लाख बनती है। एम्प्लॉय एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी किसके पास डिपॉजिट करवानी है, एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग जितनी भी ग्रेचुटी बनती है वो इमीडिएटली उसे किसके पास डिपॉजिट करा देगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करा देगा। जो एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग बनती है, वो कह रहा है जो जितना वो कह रहा है कि पेबल है, क्या कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो अपने पास रखेगी पैसे? कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उस अमाउंट को उठा के कंट्रोलिंग अथॉरिटी shall pay the amount of deposit as soon as may after a deposit is made to the applicant। एम्प्लॉय को दे देगी, भाई ठीक है तुम 5 लाख मांग रहे हो, भी 4 लाख तो पकड़ो, जो एम्प्लॉयर ने दिए वो तो पकड़ो, बाकी का डिस्प्यूट चलता रहेगा। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों कि भाई एटलीस्ट इतने तो पकड़ो। एम्प्लॉय को बोल दिए कि एम्प्लॉयर ने 4 लाख दिए हैं, ये 4 लाख तो पकड़ो पहले। वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट द एम्प्लॉय टू द नॉमिनी, कई बार हो सकता है एम्प्लॉय नहीं है, उसका नॉमिनी है, उसको देंगे या लीगल हेयर को देंगे। इसके लिए सेटिस्फाई करेगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपने आप को। राइट टू रिसीव में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि 4 लोग खड़े हैं ग्रेचुटी मुझे मिलेगी, ग्रेचुटी मुझे मिलेगी, नहीं, एक ही होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला डिस्प्यूट अलग है, वो ये वाला डिस्प्यूट नहीं है। ये किस डिस्प्यूट की बात कर रहे हो अभी, नहीं होना चाहिए। हाँ कि रिसीव करने वाला एक होना चाहिए, उसमें डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, तभी तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको दे। लेकिन अगर रिसीव करने वाले ही 4 लोग खड़े हैं, ग्रेचुटी लेने वाले ही 4 लोग खड़े हैं, तो पहले पता है क्या कहेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जाओ पहले प्रूफ लेके आओ कि किसका राइट बनता है, हम उसे ही देंगे, चारों को तो नहीं दे सकते। रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी, अगर एम्प्लॉयर ग्रेचुटी पे नहीं करता, ग्रेचुटी पेएबल थी बट पे नहीं की, किसने पे नहीं की, एम्प्लॉयर ने, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शेल। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एक्शन लेगी। भाई पेमेंट कर देनी चाहिए थी, पेमेंट नहीं की, कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एक्शन लेगी। ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इन दिस बिहाफ बाय द एग्रीव पर्सन, भाई एम्प्लॉय दुखी आत्मा जाएगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, मुझे ग्रेचुटी नहीं मिली, एम्प्लॉयर को देनी चाहिए थी, मुझे नहीं दी। इशू ए सर्टिफिकेट, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू करेगा ऑफ दैट अमाउंट टू द कलेक्टर। भाई एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा किसको, कलेक्टर को, कि भाई इस एम्प्लॉयर ने इतना ग्रेचुटी देना था जो नहीं दी, इतनी ग्रेचुटी देनी थी नहीं दी। फिर वो कलेक्टर क्या करेगा, वो अमाउंट एम्प्लॉयर से रिकवर करेगा, विद कंपाउंड इंटरेस्ट रिकवर करेगा देयर ऑन एट सच रेट जो एज भी द सीबी ने सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी मे बाय होगा। नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, एज द सीजी by notification specifying from the date of expiry of the prescribed time as arrears of land revenue
ये पैसा बिल्कुल उसी तरह से रिकवर किया जाएगा जैसे एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू को रिकवर किया जाता है। एंड पे द सेम टू द पर्सन एंटाइटल्ड देयर टू। और वो पैसा किसको दिया जाएगा? जो पर्सन एंटाइटल्ड डिपेंडेंट। है उनको वो पैसा दे दिया जाएगा। अब देखो, अगर एम्प्लॉय को क्या रिसीव नहीं होती? ग्रेचुटी नॉट रिसीव। वो भी किससे? किससे रिसीव नहीं हुई? फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय एप्लीकेशन लगाएगा किसके पास? कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा? सर्टिफिकेट किसको इशू करेगा? टू कलेक्टर। अब कलेक्टर क्या करेगा? हु शैल रिकवर द सेम विद कंपाउंड इंटरेस्ट। हु शैल रिकवर द सेम विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हु शैल रिकवर द सेम विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, लास्ट लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। एज द एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू। एज द एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। बिल्कुल उसी तरह से रिकवर किया जाएगा जैसे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर है आप लोग? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी हैज बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी सिविल कोर्ट। कोई कोर्ट भी, सिविल कोर्ट भी ऑर्डर पास करके या डिक्री पास करके, सिविल कोर्ट कैन नॉट अटैच ग्रेचुटी। सिविल कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि ये किसी की ग्रेचुटी को अटैच कर सके, जब्त कर सके। ग्रेचुटी रिटायरमेंट पे मिलनी है, ये राइट है एम्प्लॉय का और उसे मिलेगी। इवन मान लो एम्प्लॉय ने, यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है देखो, सिविल रेवेन्यू और क्रिमिनल कोर्ट इनके पास ये राइट नहीं है कि एम्प्लॉय की ग्रेचुटी को अटैच कर सके, उन्हें ग्रेचुटी देनी ही पड़ेगी। This relief is aimed at providing payment of gratuity to the person or persons entitled thereto without being affected by any order of attachment by an decree of the court, decree of any court. तो protection of gratuity में क्या है? Gratuity has been exempted from attachment. Gratuity को attach नहीं कर सकता कोई भी कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। ग्रेचुटी देनी है एम्प्लॉयर ने तो देनी है, ठीक है ना? बस यही इसका कंक्लूजन है। डेफिनेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। मैंने कहा था सुपर एनुएशन क्या होता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा था एज की वजह से अगर कोई पर्सन, उसकी सर्विसेज खत्म होती हैं ड्यू टू हिज एज, एज को अटेन कर लिया भाई, 60 साल पर कहीं पर रिटायरमेंट होता है, कहीं 62 साल पे होता है, तो एज फैक्टर की वजह से अगर उसकी सर्विसेज कंप्लीट हो रही हैं तो रीड करते हैं, सुपर एनुएशन इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय मीन्स अटेनमेंट बाय द एम्प्लॉय ऑफ सच एज एज इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशंस ऑफ सर्विस एज द एज ऑफ अटेनमेंट ऑफ विच एम्प्लॉय शैल वेकेट द। आप इसको ऐसे कह सकते, रिटायरमेंट ड्यू टू एज। अच्छा, सुपर एनुएशन को छोड़कर, सुपर एनुएशन को छोड़कर बाकी किसी रीजन से रिटायरमेंट हो रहा है तो वो रिटायरमेंट कहलाएगा। बात समझ रहे? बाकी किसी रीजन से सेसेशन ऑफ सर्विस हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है ऑफ एन एम्प्लॉय अदरवाइज देन ऑन सुपर एनुएशन इज नोन एज रिटायरमेंट। बस ये ध्यान। और सुपर एनुएशन किसकी वजह से होता है? सर्टेन एज को अटेन करना विच इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशंस ऑफ सर्विस, तो दैट इज नोन एज सुपर एनुएशन। बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो आता है वेजेस। वेजेस, वेजेस क्या होती है? दिहाड़ी बोलते हैं हम हिंदी में। मीन्स ऑल एमोल्यूमेंट्स विच आर अर्नड बाय एन एम्प्लॉय, जो भी उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एमोल्यूमेंट्स मीन्स जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं अर्नड बाय द एम्प्लॉय while on duty or on leave in accordance with the terms and condition of his employment and which are paid or payable to him in cash and includes the earnest allowance but does not include any bonus, commission, house rent allowance, overtime, wages and any other allowance. ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होगा। पहले मीन्स लिखा है, कोई भी डेफिनेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है नॉर्मली, मीन्स एंड इंक्लूड्स। इंक्लूड्स ये रहा, मीन्स में क्या क्या आगे वो देखेंगे अभी, और डज नॉट इंक्लूड ये रहा, किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, थर्ड पार्ट। तो ये डेफिनेशन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला उसका मीनिंग है, कह रहे हैं ऑल एमोल्यूमेंट्स, जो भी मिल रहा है एम्प्लॉय को, जो उसने कमाया है, अर्नड बाय द एम्प्लॉय, जो उसने कमाया है while on duty or on leave in accordance with the terms and conditions of his employment and which are paid or are payable to him in cash, तो वो wages हैं। ये तो मीनिंग हो गया। इंक्लूड क्या करेंगी? डियरनेस अलाउंस।
किसी को पता है डियरनेस अलाउंस क्या होता है एक्चुअली? एनीवन? बच्चों, महंगाई भत्ता, जब महंगाई बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन होती है ना, तो जितनी इन्फ्लेशन होती है उसके अकॉर्डिंग डीए दे दिया जाता है, एम्प्लॉइज डियरनेस अलाउंस दे दिया जाता है। 10% महंगाई बढ़ी, चलो डीए देना शुरू कर दिया 10%। जरूरी नहीं है सारी कंपनीज दें, लेकिन नॉर्मली डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो मैंने सबको मिलते हुए देखा है, ऑलमोस्ट सबको मिलते हुए देखा है डीए। महंगाई भत्ता हर महीने मिलता है, सैलरी में इंक्लूड होके आता है। शॉर्ट में हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। आके आप ये मान सकते हो कि जितनी इन्फ्लेशन होती है उसके प्रपोर्शन में दिया जाता है। कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे वेजेस में? बोनस, कमीशन, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम वेजेस, एनी अदर अलाउंसेस, इन सबको इंक्लूड नहीं करेंगे वेजेस की डेफिनेशन। तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना वेजेस की डेफिनेशन को। मीनिंग क्या है? जो अर्न किया वाइल ऑन ड्यूटी और ऑन लीव, वो जो भी अर्न किया उसने, दैट इज वेजेस। इंक्लूड करेंगे डीए को, और इंक्लूड नहीं करेंगे किसको? बोनस को, कमीशन को, हाउस रेंट को, ओवर टाइम वेजेस को, एनी अदर अलाउंस को। इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों?